नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे। पढ़ाई आपका बेहतरीन तरीके से चल रहा होगा। दोस्तों, इसके पहले वाले वीडियो में हमने परिवार मित्र चैप्टर के अंदर मित्र की चर्चा की हुई थी। उसके पहले हमने वीडियो में संपूर्ण परिवार का अध्ययन किया हुआ था। इसके बाद इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि परिवार से या परिवार चैप्टर से जो प्रश्न पूछे जाते हैं, जो आपका छूटा हुआ था, इसमें आप परिवार चैप्टर को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं, टॉपिक डला हुआ है परिवार का अन्य तथ्य, है ना। इसके बाद चूंकि परिवार से संबंधित है और पहले चैप्टर में हमने बताया था कि परिवार की कुछ विशेषताएं होती हैं, जिसमें से संयुक्त परिवार भी है और एकल परिवार भी है। तो हम संयुक्त परिवार, एकल परिवार की विशेषताओं के बारे में सर्वप्रथम चर्चा करने वाले हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि परिवार के कुछ दोष भी होते हैं, जिसमें एकल परिवार के कुछ दोष होंगे और संयुक्त परिवार के कुछ दोष होंगे। उन पर हमें चर्चा करनी है। दोस्तों, यदि हम संयुक्त परिवार की विशेषताओं की चर्चा करें, यानी संयुक्त परिवार ऐसा परिवार जिसमें हमारे 2-3 पीढ़ी के लोग रहते हैं, दादा दादी, चाचा चाची, भैया भाभी आदि लोग सब रहते हैं, वो परिवार कहलाता है संयुक्त परिवार। तो संयुक्त परिवार की यदि विशेषता की चर्चा करें तो देखेंगे कि सबसे पहला पॉइंट आता है कार्य का विभाजन या श्रम का विभाजन। यानी कि दोस्तों, यदि परिवार के अंदर कोई काम किया जा रहा है तो उसमें सब लोग मिलजुल कर अपना हाथ बटाएंगे और वो काम जल्दी से जल्दी खत्म हो जाएगा। लेकिन यदि वही काम अकेला व्यक्ति कोई कर रहा है तो उसको ज्यादा श्रम करना पड़ेगा, ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। इसलिए कार्य विभाजन या श्रम विभाजन संयुक्त परिवार की एक विशेषता है। इसके बाद दोस्तों आता है सामाजिक सुरक्षा। तो सामाजिक सुरक्षा में देखेंगे कि परिवार एक सामाजिक संस्था है, परिवार एक सामाजिक इकाई है और परिवार में रहने वाले प्रत्येक सदस्य का एक दायित्व होता है कि वह अपने परिवार के सदस्यों की रक्षा करे। यह समाज के प्रत्येक लोगों का एक दायित्व होता है कि हर परिवार के लोगों का क्या करे, अपने समाज में रहने वाले लोगों का सुरक्षा प्रदान करे। इसलिए दोस्तों, परिवार के प्रत्येक सदस्य सामाजिक सुरक्षा से क्या होते हैं, चिंतित नहीं होते हैं और सामाजिक सुरक्षा अच्छे प्रकार से हो जाती है। दोस्तों, इसके बाद अगला पॉइंट बात करेंगे कि बचत। तो आप देखेंगे कि संयुक्त परिवार में खाना भी साथ बनेगा, खर्चा भी साथ होगा, है ना। इसके बाद यदि कृषि से कुछ उपज प्राप्त होती है तो उसको साथ में बेचा जाएगा। लेकिन यदि किसी व्यक्ति की एक्स्ट्रा इनकम है, अलग से कहीं से इनकम आ रही है, तो अपनी इनकम को सेव कर सकता है, बचा सकता है। इसलिए दोस्तों, संयुक्त परिवार में बचत हो सकती है और हो जाती है। इसके बाद पारिवारिक परंपरा की रक्षा, यानी कि प्राचीन काल से या हमारे पुरखों ने जो परंपराएं बनाई हुई हैं वो संयुक्त परिवार के अंदर संरक्षित रहती हैं। यानी कि परिवार के सभी लोग मिलकर के इस परंपरा को मनाते हैं। जैसे कोई त्योहार है या कोई परंपरा है, उसको सभी लोग मिलकर निर्वहन करते हैं। एक से छूट भी जाता है तो दूसरा उसको करने का काम करता है। इसलिए जो पारिवारिक परंपरा है वो हमेशा बनी रहती है। दोस्तों, इसके बाद अगला पॉइंट यदि बात करेंगे तो होगा धन का समान वितरण। यानी कि परिवार का प्रत्येक सदस्य परिवार का हिस्सा है और परिवार की संपत्ति पर परिवार के प्रत्येक सदस्य का क्या होता है, अधिकार होता है। इसलिए ऐसा नहीं कि एक व्यक्ति को ज्यादा दिया जाएगा और एक व्यक्ति को कम दिया जाएगा, क्योंकि यहीं पर दोस्तों लगता है मिताक्षरा का नियम, जो कहता है कि परिवार के प्रत्येक सदस्य को परिवार की धन संपदा में समान अधिकार प्राप्त होता है। इसके बाद दोस्तों अगले पॉइंट की यदि बात करें तो बच्चों का सामूहिक देखभाल हो पाता है। कैसे? यदि एक छोटा बच्चा है, परिवार में बहुत सारे लोग हैं, है ना, तो बच्चा यदि बाहर निकल जाता है या खतरे में है तो परिवार का कोई भी सदस्य उसको उठा लेगा, उसके अच्छे से देखभाल करेगा, है ना। परिवार के बच्चे का अच्छे से देखभाल हो पाएगा। दादा दादी है परिवार में, चाचा चाची है परिवार में, तो सभी लोग एक दूसरे का सहयोग कर देते हैं और बच्चे क्या होते हैं, अन्यथा नहीं रह पाते और उनका अच्छे से पालन पोषण हो पाता है। इसके बाद दोस्तों अगला पॉइंट इसमें दिया गया है कि बुजुर्गों के अनुभव, उपदेश एवं निर्देशन का हमें क्या होता है, फायदा होता है। यदि हम एक संयुक्त परिवार में निवास करते हैं तो परिवार का मुखिया कौन होता है, सबसे बुजुर्ग व्यक्ति को रखा जाता है और बुजुर्ग व्यक्ति अपने पूरे जीवन के अनुभव को अपने सदस्यों के साथ में शेयर करता है। इसलिए संयुक्त परिवार से हमें बुजुर्गों के अनुभव एवं उपदेश आदि प्राप्त हो जाते हैं।
दोस्तों संयुक्त परिवार की विशेषता की अगली बात करें तो इसमें देखेंगे कि विश्राम के अवसर भी हमें मिल जाते हैं। कैसे कि यदि हमें कोई काम करना है, परिवार में बहुत सारे लोग हैं, तो यदि एक बंदे ने काम करना नहीं चाहा या उस दिन वो काम पर नहीं गया तो दूसरा, उस परिवार का दूसरा सदस्य उस काम के लिए चला जाएगा। लेकिन यदि यहीं वो व्यक्ति अकेला है, यानी कि एकल परिवार है, एकल परिवार का हिस्सा है, तो उसको जाना ही जाना पड़ेगा। यदि नहीं जाएगा तो काम नहीं बन पाएगा। इसलिए इसमें विश्राम के अवसर भी प्राप्त हो जाते हैं। दोस्तों इसके अगले पॉइंट की बात करें तो होगा कि भूखंडन में रोक, यानी कि भूमि के बंटवारे में रोक लग जाता है। आप देखेंगे कि जिस संयुक्त परिवार का विखंडन होता है तो उनका बंटवारा होता है। इसके बाद बंटवारे का जो परिणाम निकल के आता है कि भूमि, संपदा, धन दौलत आदि का क्या हो जाता है, बंटवारा हो जाता है। और हमारी भूमि यानी खेत पात भी बट जाते हैं, कई हिस्सों में, छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाते हैं। तो संयुक्त परिवार में भूखंडन में रोक लगती है। इसके बाद दोस्तों इसके विपरीत यदि एकल परिवार की बात करें तो देखेंगे इसकी विशेषताओं के बारे में। इसकी विशेषताओं के बारे में चर्चा करें तो देखते हैं कि व्यक्तित्व विकास की स्वतंत्रता होती है, यानी कि व्यक्ति स्वयं का कर्णधार होता है, उसके आगे पीछे कोई नहीं होता। यदि वो अच्छा करेगा तो वो पॉजिटिव दिशा में जाएगा, यदि वो गलत करेगा तो उसका भुगतान उसको ही करना पड़ेगा, यानी कि कोई उसका सहयोगी नहीं होगा। व्यक्तित्व के विकास की स्वतंत्रता उसके खुद पर निर्भर करेगी। दोस्तों इसके अगले पॉइंट की बात करें, यानी कि एकल परिवार के अगले विशेषता की बात करें तो होगा कि इस परिवार में, एकल परिवार में कलह नहीं होगा, क्योंकि परिवार के बहुत सारे सदस्य रहेंगे नहीं, यानी कि पति पत्नी और उसके बच्चे ही हैं, तो फिर कलह करने वाला होगा कौन। इसलिए एकल परिवार में कलह की संभावना कम ही होती है। इसके बाद गृह संचालन में स्वतंत्रता। दोस्तों संयुक्त परिवार की यदि बात करें तो कोई भी निर्णय व्यक्ति अकेले नहीं ले सकता है, लेकिन यदि एकल परिवार की बात करें तो वो खुद घर का मुखिया होता है और वो जैसा कहेगा, जैसा चाहता है और जैसा करना चाहता है वैसा ही वो करता है। इसलिए उसको स्वतंत्रता होती है कि किस प्रकार से अपने घर को संचालित करना है, अपने परिवार को संचालित करना है। दोस्तों एकल परिवार की अगली विशेषता की यदि चर्चा करें तो आता है पारिवारिक कुरीतियों का अभाव, यानी कि आप देखेंगे कई सारे रीति रिवाज है लेकिन उनके साथ कई कुरीतियां भी जुड़ी हुई हैं, और यदि हम संयुक्त परिवार में रहते हैं तो उन रीतियों के साथ साथ हमें कुरीतियों को भी मानना पड़ेगा। लेकिन एकल परिवार में ऐसा नहीं होता है, हम उन कुरीतियों को छोड़ भी सकते हैं, इसलिए इसमें कुरीतियों को छोड़ने की स्वतंत्रता रहती है। इसके बाद दोस्तों यदि एकल परिवार की अगली विशेषता की चर्चा करते हैं तो देखेंगे कि बच्चों का अच्छे से पालन पोषण हो पाता है। दोस्तों ये बात सत्य है कि यदि संयुक्त परिवार है, बहुत सारे लोग निवास करते हैं, बहुत सारे यहाँ पर बच्चे हैं, है ना, 4 भाई हैं और 4 भाई के यदि 2-2 भी बच्चे हुए तो 8 बच्चे होते हैं, और संयुक्त रूप से यदि उनका पालन पोषण करना है तो अच्छे प्रकार से नहीं हो पाता। लेकिन यदि देखेंगे कि एकल परिवार में एक बच्चा है या 2 बच्चे हैं तो माता पिता उनकी अच्छे से परवरिश कर पाते हैं, अच्छे से उनका पोषण हो पाता है, अच्छे से उनकी देखभाल हो पाती है। दोस्तों ये रही विशेषता एकल परिवार और संयुक्त परिवार की, लेकिन दोनों परिवारों में कहीं ना कहीं क्या छुपा हुआ है, दोष भी छुपा हुआ है। जैसे कि हम बात करें कि दोनों परिवारों में विशेषताएं हैं और दोनों परिवारों में दोष है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि एकल परिवार के दोष क्या होंगे। हमने जान लिया कि बच्चों का अच्छे से परवरिश हो पाएगा, अच्छे से उनका देखभाल हो पाएगा, लेकिन दोस्तों क्या उनको दादा दादी का प्यार मिल पाएगा, है ना। यदि वो एकल परिवार में निवास करते हैं तो क्या वो अन्य परिवार के लोगों से मिल पाएंगे, क्या उनका अच्छे से देखभाल हो पाएगा। सिर्फ माता पिता ही उसकी देखभाल कर सकते हैं, लेकिन यदि माता पिता मौजूद नहीं है तो बच्चे को खतरा ज्यादा बढ़ जाएगा, यानी कि एकल परिवार में बच्चे की देखभाल कम हो पाती है, पोषण अच्छा उसको मिल पाता है, अच्छी शिक्षा दीक्षा मिल पाती है, लेकिन उसकी देखभाल अच्छे से नहीं हो पाएगी माता पिता की अनुपस्थिति में। इसके बाद दोस्तों अगले दोस्त की बात करें, एकल परिवार के अगले दोस्त की बात करें तो होगा इसमें कि संकट के समय वो अकेला रह जाता है या संकट के समय कठिनाइयों को झेलना पड़ता है। जैसे कि अकेले हैं 2 व्यक्ति, पति और पत्नी अकेले हैं और कोई आपत्ति आ गई या उनका किसी के साथ झगड़ा हो गया तो फिर उनको खतरा ज्यादा बढ़ जाता है, यानी कि सामने वाला ये समझेगा कि ये तो अकेला है, इसके साथ कोई है ही नहीं, तो संयुक्त परिवार वाले एकल परिवार वालों पर हावी हो जाते हैं। तो दोस्तों ये भी एक इसका दोष है। इसके बाद दोस्तों
आता है संयुक्त परिवार। और संयुक्त परिवार के यदि दोषों की चर्चा करें तो देखेंगे कि बहुत सारे यदि लोग हैं परिवार में तो स्वाभाविक है एक दूसरे से कहीं ना कहीं बातें भी होंगी, झगड़ा भी होगा, यानी कि परिवार में कलह बने रहने की संभावना ज्यादा रहती है। लेकिन एकल परिवार में कलह होने की संभावना कम ही रहती है। दोस्तों, संयुक्त परिवार के अगर दोष की और बात करें तो होगा स्वतंत्रता का अभाव, यानी कि परिवार के प्रत्येक सदस्य एक दूसरे से जुड़े रहते हैं और कोई भी निर्णय अकेले नहीं लिया जाता है, इसलिए स्वतंत्रता का अभाव रहता है संयुक्त परिवार में और यह संयुक्त परिवार का एक दोष है। इसके बाद दोस्तों, सदस्यों का आलसीपन होना संयुक्त परिवार का एक दोष है, यानी कि बहुत सारे लोग हैं परिवार में बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे सदस्य हैं, तो किसी काम को करने के लिए कोई व्यक्ति यदि बहाना भी बनाना चाहे तो वो बहाना बनाकर लेट सकता है, आराम विश्राम कर सकता है या आलसपन से वो विश्राम कर सकता है। काम हो तो जाएगा, दूसरा व्यक्ति तो कर लेगा, लेकिन संयुक्त परिवार का एक दोष ये भी है कि इसके लोग आलसी भी हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि दूसरा ऑप्शन पर संभव है कि हो सकता है हम ना जाए तो दूसरा चला जाए। दोस्तों, ये हुई कुछ संयुक्त परिवार और एकल परिवार की विशेषताओं और दोषों की चर्चा। इसके बाद हम यदि आगे बात करें तो इसके पहले एक आप पॉइंट देख लीजिए, मैंने नोट बनाकर लिखा हुआ है कि जो अहोम आदिवासी परिवार है, अहोम आदिवासी लोग हैं, वो अपने परिवार को खेल में विभक्त करते हैं, यानी कि जो समाज है उनका मतलब ये रहता है कि जो समाज है वो खेल से मिलकर बना हुआ है, अर्थात आदिवासी या अहोम आदिवासी लोग समाज को खेल में विभक्त करते हैं। आप ये याद रखिएगा, सीटेट में कई बार पूछा गया है और आने की संभावना भी रहती है, इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने उसको नोट में लिख दिया। दोस्तों, आप देख रहे हैं कि ये है मिताक्षरा का नियम। चूंकि ये परिवार से ही संबंधित है इसलिए इसके बारे में जानना आवश्यक है और क्वेश्चन यहाँ से बनते ही बनते हैं। तो थोड़ा सा देखते हैं कि मिताक्षरा का नियम। सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि मिताक्षरा का नियम है क्या, मिताक्षरा का नियम दिया किसने है और मिताक्षरा का नियम दिया किसने है और ये किस संबंध में है। तो दोस्तों, इसमें देखेंगे कि मिताक्षरा का एक नियम है जो परिवार की संपत्ति के बंटवारे को लेकर एक चर्चा करता है और इसके अनुसार, यानी कि मिताक्षरा के नियम के अनुसार, परिवार की संपत्ति पर परिवार के प्रत्येक सदस्य का जन्मजात अधिकार होता है। यानी कि मिताक्षरा का नियम कहता है कि परिवार की जो संपत्ति है, खेत फात है, धन दौलत है, जो भी है, परिवार के प्रत्येक सदस्य का, यानी कि चाहे छोटा हो या बड़ा सदस्य हो, सबका समान रूप से जन्मजात अधिकार होता है। यानी कि किसी का भी हक नहीं मारा जा सकता है, सबका समान अधिकार होगा। दोस्तों, मिताक्षरा का जो नियम है उसके रचनाकार माने जाते हैं विज्ञानेश्वर। विज्ञानेश्वर जो याज्ञवल्क्य स्मृति के टीकाकार हैं। याज्ञवल्क्य स्मृति जैसे कि मनुस्मृति हो गई, याज्ञवल्क्य स्मृति ऐसे ही एक स्मृति ग्रंथ है हिंदुओं का और उसके जो टीकाकार हैं वो विज्ञानेश्वर हैं। तो विज्ञानेश्वर ने याज्ञवल्क्य स्मृति का टीका लिखा हुआ है, इसलिए विज्ञानेश्वर को याज्ञवल्क्य स्मृति का टीकाकार कहा जाता है। और विज्ञानेश्वर ही ने क्या लिखा है, मिताक्षरा का नियम दिया है, इसमें जिसमें कहा गया है कि परिवार की संपत्ति पर प्रत्येक सदस्य का जन्मजात अधिकार होता है। आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा और इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। दोस्तों, एक नियम और आता है परिवार की संपत्ति पर, परिवार की संपत्ति से, और वो है दाय भाग का नियम। दाय भाग का नियम इसके अनुसार दोस्तों, दाय भाग का नियम कहता है कि परिवार की संपत्ति पर केवल परिवार के उन्हीं सदस्यों का अधिकार होगा जो मूल व्यक्ति को पिंडदान कर सके, है ना, पिंडदान कर सके। बहरहाल इसका प्रचलन सिर्फ बंगाल में था, लेकिन चूंकि नियम है परिवार की संपत्ति से तो अपन को जानना है कि दाय भाग का नियम कहता है कि परिवार की संपत्ति पर उसी इंसान का या उसी सदस्य का अधिकार होगा जो अपने पूर्वजों को पिंडदान करने का अधिकार रखता है। यानी जो उस कुल के खून से संबंधित है या ब्लड रिलेशन से संबंधित है, उसी को हक होगा कि वो अपने पितरों का पिंडदान कर सके। और जो इंसान पिंडदान कर सकेगा या जिसको पिंडदान करने का अधिकार होगा, उसी के पास संपत्ति का अधिकार होगा। तो दोस्तों, ये दो नियम है और इन नियमों को ध्यान रखिएगा, चूंकि ये परिवार से संबंधित है, परिवार से संपत्ति संबंधित है और संपत्ति के नियम से
मिताक्षरा का नियम और दाय भाग का नियम संबंधित है, आप इनको याद रखिएगा। और यह भी आपको याद रखना है कि दाय भाग के नियम का प्रचलन सिर्फ बंगाल में था, पूरे भारत में नहीं था। दोस्तों, हमने इन नियमों को देखा। अब इसके बाद एक टॉपिक आपके सिलेबस में आता है और वो आता है शारदा एक्ट। शारदा एक्ट। तो दोस्तों, शारदा एक्ट की यदि हम बात करें तो शारदा एक्ट महिलाओं के बाल विवाह से संबंधित है। तो एक फैक्ट आपको याद रखना है सिर्फ एक ही शारदा एक्ट से, कि शारदा एक्ट बाल विवाह निरोधक अधिनियम है, या कह दें शारदा एक्ट जो है महिलाओं की कम उम्र की शादी को क्या करता है, पे रोक लगाता है। महिलाओं की कम उम्र की शादी में रोक लगाता है। जैसे कि बात करें दोस्तों, एक चीज और यहाँ पर जानने लायक ये है, इसका नाम शारदा एक्ट ही क्यों पड़ा, यानी कि बाल विवाह अधिनियम एक्ट है तो इसका नाम शारदा एक्ट क्यों पड़ा। तो दोस्तों, इसके बारे में थोड़ा सा हम चर्चा यदि करें तो देखेंगे कि एक व्यक्ति है जिनका नाम हरबिलास शारदा है। एक व्यक्ति थे जिनका नाम हरबिलास शारदा था और वो अजमेर से संबंधित थे, अजमेर राजस्थान से संबंधित थे, जो एक समाज सेवी थे और राजनेता भी रहे हैं। बहुत ज़्यादा इनकी पहुंच थी, लोकप्रिय थे, लोगों से पहचान थी। इन्होंने ये देखा कि महिलाओं की शादी, बच्चियों की शादी कर दी जाती है और उनको बहुत सारी परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। दोस्तों, यदि 10 साल की एज में किसी लड़की का शादी कर दिया जाए तो ना तो वो मानसिक रूप से परिपक्व होती है, ना ही शारीरिक रूप से परिपक्व होती है, और इस समय पर शादी करने के बहुत सारे दुष्परिणाम सामने निकल के आते हैं कि जल्द ही वो बीमार पड़ने लगती है और बीमारी के साथ साथ देखेंगे कि उसके होने वाले बच्चे पर भी दुष्प्रभाव देखा जाता है। बच्चे को भी क्या होता है, दुष्प्रभाव झेलना पड़ता है, बच्चे को भी हानि होती है और माता को भी हानि होती है। और ये सब परिणाम किसके हैं, बाल विवाह के परिणाम हैं। इसलिए इनने क्या किया, अधिक से अधिक सिफारिश की कि बाल विवाह पर रोक लगे, और उसी के परिणाम स्वरूप देखेंगे कि 1929 में एक अधिनियम बनाया गया, एक अधिनियम पारित किया गया जिसको शारदा एक्ट के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इस एक्ट को पारित करवाने में हरबिलास शारदा का एक महत्वपूर्ण योगदान था। इसलिए इस पूरे एक्ट को ही शारदा एक्ट के नाम से जाना गया। दोस्तों, यदि हम बाल विवाह की चर्चा करें तो इसका एक इतिहास है, और यदि इसको समझना है तो सर्वप्रथम हमें जाना होगा 1890 में, जहां पर एक 10 वर्ष की लड़की यानी कि फूलमणि दास का विवाह 30 वर्ष के हरिमोहन मैती से हुआ था। यानी कि 10 वर्ष की फूलमणि दास और 30 वर्ष के हरिमोहन मैती, इनका आपस में विवाह करवा दिया गया। दोस्तों, आप देख रहे हैं कि 10 वर्ष और 30 वर्ष में कितना अंतर है, यानी कि 3 गुना ज्यादा उम्र का लड़का और छोटी सी बच्ची, उनका विवाह यदि करवा दिया जाएगा तो आप परिणाम उसके जानते हैं। उसका परिणाम सामने आया भी कि कुछ समय बाद फूलमणि दास का निधन हो गया। फूलमणि दास शादी के प्रेशर को झेल नहीं पाई या उसकी प्रताड़ना को झेल नहीं पाई। आखिर थी तो वो एक बच्ची ही, और उसका निधन हो गया। और ये मैटर गया कहां पर, सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन उस समय पर चूंकि बाल विवाह का प्रचलन था, इसलिए हरिमोहन मैती को बलात्कार के आरोप में गिरफ्तार नहीं किया गया, क्योंकि फूलमणि दास उनकी क्या थी, पत्नी थी। लेकिन यहां से कानून बनाना सरकार ने स्टार्ट कर दिया। अंग्रेजों की सरकार थी, अंग्रेजों ने इस पर क्या किया, कानून बनाना स्टार्ट किया। और सबसे पहला कानून बना शारदा एक्ट 1929, जिसको चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेट एक्ट 1929 के नाम से जाना गया। और इसका दोस्तों खूब विरोध हुआ, खूब विरोध लोगों ने किया सरकार से कि आप हमारे संस्कृति में या संस्कृति रूपरेखा में दखल दे रहे हैं। लेकिन सरकार कहाँ मानने वाली थी। और इस नियम के द्वारा, जिसको शारदा एक्ट कहा गया, शारदा एक्ट 1929 कहा गया, उसमें लड़की की उम्र 14 साल और लड़के की एज 18 साल निर्धारित की गई। लेकिन दोस्तों, इसका कुछ खास प्रभाव नहीं पड़ा। दोस्तों, सिलसिला यही नहीं रुका। इसके बाद इस एक्ट का और ज्यादा संशोधन किया गया, यानी कि शारदा एक्ट का और भी ज्यादा संशोधन किया गया। और वो संशोधन किया जाता है
1949 में, और 1949 में लड़की की एज बढ़ाकर 15 साल कर दी जाती है। यानी कि आप देख रहे हैं कि सबसे पहले किसी भी उम्र में लड़की का शादी कर दिया जाता था, लेकिन शारदा एक्ट के तहत लड़की की उम्र 14 साल और लड़के की उम्र 18 साल रखी गई थी। फिर से शारदा एक्ट में संशोधन करके लड़की की उम्र 15 साल की गई और लड़के की उम्र 18 साल की जाती है। लेकिन दोस्तों इसके बाद और बात करें तो 1978 में फिर से शारदा एक्ट में एक संशोधन किया जाता है और 1978 में ही लड़की की उम्र 18 साल की जाती है और लड़के की उम्र 21 साल की जाती है। दोस्तों जितनी बार भी संशोधन हुआ है हमारे समाज ने इसका विरोध किया है, इसलिए विरोध किया है कि सरकार हमारे जो संस्कृति चली आ रही है उस पर हस्तक्षेप कर रही है। लेकिन दोस्तों जो गलत था वो गलत था और सरकार को यह करना ही था। दोस्तों इसके बाद एक बिंदु आपके समझ में और आना चाहिए और वो है हिंदू मैरिज एक्ट। सीधा सा क्वेश्चन पूछा जाता है कि हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के अनुसार लड़के की और लड़की की विवाह की आयु क्या है, तो सीधा सा आप लगाएंगे कि हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के अनुसार लड़की की आयु 18 वर्ष है और लड़के की आयु 21 वर्ष है। तो हिंदू मैरिज एक्ट और शारदा एक्ट का जो संशोधन 1978 में किया गया, दोनों को ही सपोर्ट मिला, या दोनों कानूनों ने एक दूसरे को सपोर्ट किया। दोस्तों कुछ समय और बीता और बात आई बाल विवाह निरोधक अधिनियम 2006 की, यानी कि सरकार ने शारदा एक्ट का नाम परिवर्तित करके बाल विवाह निरोधक अधिनियम 2006 रख दिया। लेकिन इसमें शादी की उम्र पहले जैसे ही रखी गई, यानी कि बाल विवाह निरोधक अधिनियम 2006 में पारित हुआ, जिसमें लड़की की उम्र 18 साल और लड़के की उम्र 21 वर्ष रखी गई। लेकिन दोस्तों एक्ट के द्वारा ये जब एक्ट पारित हुआ तो इसमें सजा का प्रावधान भी कर दिया गया और इसके तहत यदि कोई लड़का कम उम्र में शादी करता है या कोई लड़की कम उम्र शादी करती है तो उनके खिलाफ मुकदमा दायर किया जाएगा। और कौन से एक्ट के तहत, तो वो होगा बाल विवाह निरोधक अधिनियम 2006 के तहत। और आगे चलकर इसको इसी नाम से जाना गया, बाल विवाह निरोधक अधिनियम 2006। और इसमें सजा का प्रावधान किया गया कि 1 वर्ष का कारावास या 2 लाख रुपए का जुर्माना, या दोस्तों दोनों हो सकता है, यानी कि 1 वर्ष का कारावास भी हो सकता है और 2 लाख का जुर्माना भी हो सकता है ना। तो दोनों एक साथ दिए जा सकते हैं। तो दोस्तों इसके बाद और आगे यदि बात करें, इसका सजा के प्रावधान के बाद यदि और आगे बात करें तो देखेंगे कि 2021 में फिर से उसमें संशोधन किया गया और संशोधन करके, यानी कि बाल विवाह निरोधक अधिनियम में संशोधन करके बाल विवाह निरोधक अधिनियम 2021 पारित किया गया, जिसमें लड़की की उम्र 21 वर्ष रखी गई और लड़के की उम्र 21 वर्ष, यानी कि दोनों की उम्र अब 21 साल है, लड़की की उम्र 21 साल कर दी गई है। यदि ऐसा कोई नहीं करता और इसके खिलाफ जाता है, यानी कि बाल विवाह करता है, तो उसको 2 लाख का जुर्माना और 1 साल की सजा भुगतनी पड़ेगी। इसमें कठोर नियम बनाए गए हैं। तो दोस्तों उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा, आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।